अनसीन पैसेज हमारे सिलेबस का वो पार्ट होता है जिसको सोल्व करने में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है और ना ही उसके लिए कुछ हमें याद करना होता है। अगर आपने कुछ नियमों का ध्यान रख लिया तो अनसीन पैसेज के मार्क्स आपकी मुट्ठी में होंगे। डियर स्टूडेंट्स, दिशांत क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए शुरू से शुरू करते हैं कि हम अनसीन पैसेज को कैसे सोल्व करेंगे। अनसीन पैसेज का मतलब होता है अनदेखा, जो आपने नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, और इसे कॉम्प्रिहेंशन के नाम से भी जाना जाता है। कॉम्प्रिहेंशन जो शब्द है वो कॉम्प्रिहेंड से बना है, जिसका मतलब होता है समझना। यानी जब एग्जामिनर आपको अनसीन पैसेज देता है उसके माध्यम से वो कई बातों को चेक करता है कि आपने किसी भी चीज़ को, यानी जो सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है उस लैंग्वेज को कितना कॉम्प्रिहेंड कर लिया है, उसका ग्रामर जो पोर्शन होता है वो आपसे कितना आता है, और ट्रांसलेशन आप कैसे करते हैं। इसे करने के लिए कुछ नियम होते हैं। जैसे सबसे पहला जो नियम होता है सबसे पहला नियम होता है कि जिस भी टेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आपको जवाब उसी ही टेंस में देना है। यानी जिस हेल्पिंग वर्ब में है, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, यानी जैसे हम प्रेजेंट में आपका इज एम आर है तो आपको आंसर अगर इज से पूछा गया तो आंसर आपका एम आर इज हो सकता है, लेकिन आंसर वॉज वर्ब में नहीं जाएगा। अगर वॉज वर्ब में पूछा गया है तो आंसर आपका वॉज वर्ब में। यानी जो प्रेजेंट टेंस है, क्वेश्चन प्रेजेंट टेंस का है तो प्रेजेंट टेंस में, पास्ट में है तो पास्ट में, और फ्यूचर में है तो फ्यूचर में ही आपको जवाब देना होगा। आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अगर मॉडल वर्ब में पूछा गया है तो आंसर आपको मॉडल वर्ब में ही देना होगा। जब हम मोस्टली स्टूडेंट्स जो डू डज और डिड वाले सेंटेंस होते हैं या क्वेश्चन होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। एज ए टीचर जब मैं कॉपी चेक करती हूँ सबसे ज़्यादा ध्यान मेरा इसी पोर्शन पर जाता है कि बच्चे ने किस टेंस का प्रयोग किया है। एज ए टीचर अगर बच्चे ने टेंस को सही से डिफाइन किया हुआ है तो चाहे आंसर कुछ कम या ज़्यादा सोल्व किया है तो भी मैं नंबर देती हूँ, और मैंने मोस्टली टीचर यही करते हैं। अगर आपने प्रेजेंट टेंस का जवाब प्रेजेंट में ही दिया है तो आपको डेफिनेटली मार्क्स मिलेंगे। अब इनको हेल्पिंग वर्ब्स को सोल्व करने के भी तरीके हैं। जैसे हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है सब्जेक्ट के साथ, लेकिन सब्जेक्ट से पहले मैं आपको डिफाइन एक चीज़ और बताना चाहूँगी। स्पेशली मैंने अलग से किया है पर्सनल प्रोनाउन। ये बहुत ज़रूरी है। अगर क्वेश्चन में यू आया है तो आंसर में आप यू नहीं लिखोगे। जैसे क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस पैराग्राफ, तो जब आप, वो कहने का मतलब है कि आप इस पैराग्राफ से क्या समझते हो, तो तब आप आंसर अगर आपने यू से दे दिया तो इसका मतलब आपने जब जवाब दिया है एग्जामिनर को ही जवाब दे रहे हैं। आप उसका आंसर स्टार्ट करोगे आई से, आई अंडरस्टैंड। अगर क्वेश्चन में वी आया है तो आंसर आप दे से देंगे। अगर क्वेश्चन में आई आया है तो अकॉर्डिंग टू उसका जेंडर ही या शी में जवाब होगा, या फिर आप द राइटर का यूज़ कर सकते हो, या जो उस पैराग्राफ में कैरेक्टर नेम होगा आप उससे यूज़ करोगे। आई का आई नहीं करोगे। ये आपका पर्सनल प्रोनाउन है जो आपको मेन ध्यान रखना है। पर्सनल प्रोनाउन यू को आप आई में चेंज करेंगे। वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन करूँ व्हाट इज़ योर नेम, तब आप जवाब क्या देंगे कि माई नेम इज़, है ना। उसी तरह से आपको पर्सनल प्रोनाउन का ध्यान रखना है। आइए अब बात करते हैं सब्जेक्ट की। मैं आपको साथ साथ एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार आपने समझ लिया ना कि हमें आंसर कैसे देने हैं तो कोई भी पैराग्राफ आपके सामने आ जाए आप उसे डेफिनेटली सोल्व करोगे और आपके मार्क्स आपको 100% मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको आने वाली वीडियो को आपको सामने मिलती रहे। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन दिया है व्हाट इज़ मोर वैल्यूएबल देन गोल्ड सिल्वर एंड प्रीशियस स्टोन्स। मैंने क्वेश्चन अनसीन पैसेज से ही उठाए हैं जिससे मैं आपको जवाब दे सकूं। देखिए अब इस क्वेश्चन का जवाब दो तरीके से दिया जा सकता है। बुक्स आर मोर वैल्यूएबल। देखिए इसमें आपने कुछ भी नहीं किया है, व्हाट इज बाकी सब चीज़ें इसमें देखिए, व्हाट इज के मोर वैल्यूएबल देन गोल्ड सिल्वर एंड प्रीशियस स्टोन। कितना ईजी है। कुछ बच्चे कहते हैं कि हमसे तो इंग्लिश आती नहीं है, हमसे ट्रांसलेशन नहीं आती। कुछ भी ज़रूरत नहीं है आपको हिंदी में कोई मीनिंग नहीं निकालना, सिर्फ ये समझा, उन्होंने पूछा कि व्हाट इज़ मोर वैल्यूएबल, आंसर आ गया। अगर पैराग्राफ में है वो तो पैराग्राफ को पढ़ेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो बुक्स चूँकि यहाँ पर इज़ आया है, ये ध्यान दीजिएगा, इसका जवाब मैंने कहा था ना टेंस का ध्यान रखेंगे, इज़ है यहाँ पर, तो आप यहाँ वॉज नहीं कर सकते हो, वर नहीं कर सकते हो।
आप इसमें हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि बुक्स है प्लूरल, तो आपकी वर्ब भी प्लूरल आ जाएगी आर। इस क्वेश्चन का जवाब हम ऐसे भी दे सकते हैं, देखिए बुक इज़ मोर, मैंने यहाँ एक बुक है सिंपल वर्ड दिया, अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ पर बुक दिया है या बुक्स दिया हुआ है। तो बुक इज़ मोर वैल्यूएबल देन गोल्ड सिल्वर एंड स्टोन्स। तो चीज़ का आपने ध्यान रखा कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो चेंज होगी वो प्रेजेंट की प्रेजेंट में होगी, ना कि पास्ट और फ्यूचर में। अब आप सेकंड क्वेश्चन देखेंगे इसका, व्हाट आर द मेन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूशन। अब मैं आपको एक तो हेल्पिंग वर्ब के रूल बता रही हूँ, साथ साथ में ये बता रही हूँ कि क्वेश्चन का जवाब आप कैसे दे सकते हो। तो उन्होंने पूछा है कि मेन फैक्टर्स क्या है पोल्यूशन के लिए, तो आप पैराग्राफ में से आप यहाँ पर ना जो चीज़ फैक्टर है आप स्टार्टिंग में भी दे सकते हो, या आप इसमें से क्वेश्चन उठा सकते हो। जैसे अगर मैं क्वेश्चन करती हूँ, मैं सॉल्व यहाँ से करूँगी ऐसे, जैसे द मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूशन आर, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मेरा तरीका है जिससे मुझे बहुत आसानी हो जाती है करने में। द मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूशन आर, ये सारी चीज़ें आपके क्वेश्चन में से उठ गई, कहीं से उठाने की जरूरत नहीं है। आर क्या है, लार्ज ग्रोथ इन इंडस्ट्री एंड द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ से क्वेश्चन लिया था, उसमें उन्होंने इसका आंसर दिया था कि लार्ज ग्रोथ इन इंडस्ट्री एंड इन द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। बाकी बाद में उन्होंने यहाँ पर ये यहाँ से उठाया और यहाँ लिख दिया। तो क्वेश्चन क्या है, हमें जो आंसर देना है ना, मैंने मोस्टली बुक में देखा है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देता है कि बच्चे को समझ में ही नहीं आता है। आप इजी वे में समझो, आप क्वेश्चन को समझो क्या कहना चाह रहे हैं, उसकी फॉर्म देखो कैसे दी है और आपको आंसर अपने शब्दों में दो। आप किसी बुक को रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सेंस को समझो और उसका आंसर दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो मैंने आपको बताया था डू डज वाले में मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है। अगर वाक्य डू डज डिड में है, आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट को अच्छे से पढ़ लो। अगर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में डू डज डिड का प्रयोग होता है, लेकिन जब हमारा सेंटेंस सिंपल होता है ना, पॉजिटिव होता है, तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं। यहाँ बच्चे सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, जब हम कॉपी चेक करते हैं तो वो डज का ही प्रयोग कर देते हैं या हेल्पिंग वर्ब लगाना भूल देते हैं, कुछ भी वो यहाँ पर क्या इज एम आर का प्रयोग करते हैं। ज़्यादातर बच्चे यहीं पर मिस्टेक करते हैं और टीचर का सबसे पहले यहाँ ही ध्यान जाता है। अब इसको समझेंगे कि डज मंडेला थिंक द ऑपरेटर इज़ फ्री। तो अब क्या करेंगे, जब हम इसे पॉजिटिव में बनाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि मंडेला क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर में क्या लगता है एस या ई एस। तो थिंक जो वर्ब है आप थिंक्स लगा देंगे, बाकी चीज़ें बाकी आंसर देना है, नोट फ्री है, यस जो भी होगा आंसर आप यहाँ पर देंगे। तो डज है तो आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब में एस या ई एस का प्रयोग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है वोट डू द मिलिट्री जर्नल्स डू। तो ये क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ डू का प्रयोग हुआ है। अब जब हम इसके आंसर की बात करते हैं तो आंसर में आप क्या करेंगे, द मिलिट्री जर्नल्स, क्योंकि जर्नल्स है तो यहाँ सैल्यूट एस नहीं लगाएंगे। अगर यहाँ पर एस हट जाए तो यहाँ पर फिर सैल्यूट्स हो जाएगा। ये चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वोट विल यू डू द नेक्स्ट डे। तो यहाँ पर जो आंसर देखो, मैं जो यू वाली बात कर रही थी ना, तो यहाँ पर क्या करोगे, आई शे। अब आई आए तो आई के साथ इसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गई, लेकिन क्या हुई हेल्पिंग वर्ब चेंज, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर विल थी यानी फ्यूचर था, तो आपका आंसर भी फ्यूचर में ही जाना चाहिए। नेक्स्ट अब मैं बात करूँगी वाई वाले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है और बच्चे यहाँ गड़बड़ भी बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर क्वेश्चन वाई से आया है तो वाई को के साथ हमेशा हम जब आंसर देंगे बिकॉज से शुरू करते हैं, BACAUSE, बिकॉज। देखिए कैसे, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आया कि वाई डिड यू कम टू ऑफिस, यानी वाई का मतलब क्या होता है, वो आपसे रीजन पूछते हैं, आप कल जो है ऑफिस में क्यों आए या आप अब ऑफिस में क्यों आए। तो जब यहाँ डिड है, एक तो ध्यान रखेंगे डिड है पास्ट है, और पास्ट में क्या होता है, जब पास्ट इंडेफिनिट होता है उसे सेकंड फॉर्म लगती है, तो यू की जगह हमने आई लगा केम ऑफिस। तो अब यहाँ आई केम ऑफिस यहीं से उठाएंगे हम, यहाँ पर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से लिया हमने आई केम ऑफिस। तो उसके बाद आप क्या जो कारण बताएंगे, बिकॉज आप जो भी कारण है, माई बॉस कॉल्ड मी आई, या मुझे कोई ज़रूरी काम था, जो भी आपको देना है या अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ आप जवाब देंगे। तो ये ध्यान रखना है, जो वाई वाला क्वेश्चन है आपको बिकॉज से ही ऐड करना है, और डिड है तो आपको सेकंड फॉर्म लगानी है। देखिए मैंने वाई वाले क्वेश्चन को अलग से डिफाइन किया है,
मैं एक क्वेश्चन आपको वाई वाला क्वेश्चन जो पैराग्राफ में बुक्स में दिया है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको दिखाऊंगी सोल्व करके, और एक जो जनरल है जिसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। जैसे क्वेश्चन पूछा गया, वाई डिड द ओल्ड वुमेन मूव टू एन ओल्ड एज होम, एक बूढ़ी औरत जो है वो ओल्ड एज होम में क्यों गई, तो वाई डिड आया है तो ध्यान रखना पास्ट फॉर्म। द ओल्ड वुमेन मूव टू एन, देखिए यहीं से उठाया मैंने, द ओल्ड वुमेन मूव टू एन ओल्ड एज होम, यहाँ तो हो गया, और जोड़ दिया आपने बिकॉज से। अब कारण आपको पैराग्राफ में मिलेगा, जो कारण होगा आप वहाँ लिख देंगे। अगर आपने कारण उल्टा सीधा भी लिख दिया, लेकिन टीचर क्या है, टीचर ने यहाँ देखा कि आपने मूव लगाया है, बिकॉज लगाया है, यहाँ तक आते ही आपको नंबर मिल जाएंगे। टीचर के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो एक एक वर्ड को पढ़े, बस उसने वर्ड देखी, उसने बिकॉज देखा, और आपका वहीं पर मार्क्स मिल गए। और एक जैसे क्वेश्चन आ गया, वैसे स्टार्ट कर रहे हैं कि वाई डिड लेंचो से द रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। अब जो मैं बुक में दिया हुआ है, बुक में दिया इट वॉज बिकॉज रेन ड्रॉप्स कुड रिजेंबल द न्यू कॉइन्स, आप इसे रट्टा मारोगे, जरूरत ही क्या है, आप यहाँ से उठाओ, लेंचो से की जगह सैड, क्योंकि सेकंड पर आएगी, द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, सभी यहीं तक बिल्कुल सेम आ रहा ना। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, बिकॉज से वाक्य जोड़ दिया, बिकॉज दे रिजेंबल द न्यू कॉइन्स, यानी आधा। तो आपको क्या है, टीचर जाएगा नहीं यहाँ तक, तो टीचर ने यहाँ ये देखा और यहाँ देखा और आपको नंबर मिल गए। चाहे आपको यहाँ मैं बताना कि आपको ऊपर नीचे आंसर कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको इन दो चीज़ों पर ही आपको मार्क्स मिल गए। अब आता है हु वाले क्वेश्चन। हु वाले क्वेश्चन बड़े इजी है, जहाँ हु आएगा, आप हु का क्या होता है, कौन, हु हैड फेथ इन गॉड, जो हु के कौन के जवाब पे जो आंसर आता है, तो लेंचो भगवान विश्वास रखता था, कुछ नहीं किया, यहाँ पर क्या किया, हु की जगह लेंचो लिखा और बाकी सब चीज़ें सेम आ गए, कुछ भी नहीं करना। हु वाले क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं, इसमें कुछ भी नहीं करना होता है। हु टीचेज यू इंग्लिश, हु की जगह मिस्टर पंकज टीचेज अस इंग्लिश, काम हो गया। तो ये बहुत ईजी है। अब आपके लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब